गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी और कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, आपके सामने एक बैलेंस शीट रख दिए। बैलेंस शीट है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का। डेट है आपका 31 मार्च 20। शेयर कैपिटल अगर बी लिमिटेड का देखा जाए तो 4 लाख है, 100 का शेयर है। इसका मतलब यहाँ 4000 शेयर्स है और यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस निगेटिव है, लॉस के रूप में है। जबकि ए लिमिटेड में 10 लाख है, 3,60,000 है। यहाँ देखिए डिवेंचर भी है 2 लाख रुपया का। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स है, टोटल दोनों तरफ है। एसेट्स की तरफ देखिएगा तो फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल इन्वेस्टमेंट बताया है, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया है किसमें कितना शेयर इन्वेस्ट हुआ, कितना पैसा। बस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3,60,000 है। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल एंड बैंक है। एनालिसिस में जाते हैं नोट्स टू अकाउंट में। जनरल रिजर्व था नहीं सब्सिडियरी के घर में। और सरप्लस अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर लॉस के रूप में 2 लाख रुपया है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट पर पता चल गया 3,000 शेयर परचेज किए थे बी लिमिटेड का, जबकि आपको दिखाए थे बी लिमिटेड का टोटल शेयर आपका 4,000 है और 4,000 शेयर में 3,000 शेयर परचेज किए थे। इट मीन्स हो गया 75%। डिवेंचर भी 2 लाख का था और उसमें से डिवेंचर में से हम लोग यहाँ पर 1,20,000 का डिवेंचर खरीद लिए थे, तो 80,000 का डिवेंचर एक्सटर्नल लायबिलिटी वाला कोई खरीदा था। तो हम लोग अगर बात किया जाए तो इन्वेस्टमेंट किए हैं बी लिमिटेड में 3,000 शेयर परचेज किए हैं आउट ऑफ 4,000 शेयर। शेयर ऑफ होल्डिंग इज 75%, माइनॉरिटी इज 25%। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का जब कैलकुलेशन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर को भी कंसीडर करेंगे। यहाँ नीचे चलते हैं। ये जो शेयर एक्वायर किए थे हम लोग 1 अगस्त को एक्वायर किए थे। 1 अगस्त तक, अप टू 1 अगस्त जितना प्रॉफिट होगा वो प्री और आफ्टर दैट जो प्रॉफिट होगा वो पोस्ट। मिड ईयर परचेज है तो इसका मतलब यहां पर मंथ आया अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना प्री होगा और यहां पर 8 महीना पोस्ट होगा। करेंट ईयर में 12 मंथ, 4 मंथ प्री, 8 मंथ पोस्ट। जिस दिन हम लोग उसका शेयर एक्वायर किए थे 1 अप्रैल के दिन देखिए सरप्लस अकाउंट में 1 अप्रैल के दिन 3 लाख रुपया डिफिसिट था। डेफिसिट मतलब लॉस के रूप में था 3 लाख रुपया। साल के शुरू में बी लिमिटेड का सरप्लस अकाउंट में 3 लाख रुपया निगेटिव था और जबकि यहाँ देखिए 2 लाख रुपया ईयर एंड में निगेटिव है। बिगिनिंग में था ये, एंड में देखिएगा तो वही चीज़ 2 लाख रुपया निगेटिव है। दोनों का दोनों लॉस है। इसका मतलब 1 लाख रुपया आपका करेंट ईयर का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे है? 3 लाख का लॉस से कंपनी 2 लाख के लॉस पे चला आया, तो इसका मतलब 1 लाख का लॉस मेकअप किया गया, तो 1 लाख रुपया आपका करेंट ईयर प्रॉफिट है। अब इस टॉपिक का, इस सवाल का मेन जो पर्पस है, यहाँ देखिए जून महीना याद रहे प्री में पड़ेगा। अप्रैल मई जून महीना प्री में पड़ेगा। 12,000 का स्टॉक था, डिस्ट्रॉयड हो गया, जिसके अगेंस्ट में 4,000 मिला। अगर 12,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉयड होता है और 4,000 क्लेम सेटल होता है तो एक्चुअली लॉस होता है हम लोग का एबनॉर्मल लॉस 8,000। ये लॉस हो चुका है, तो जो लाख रुपया प्रॉफिट कर रहे थे वो आफ्टर एबनॉर्मल लॉस था। अगर ये लॉस नहीं हुआ रहता तो आवर प्रॉफिट विल बी 8,000 मोर, दैट इज आपका 1,08,000 होता। और इस 1,08,000 को प्री पोस्ट में एलोकेट करेंगे और ये लॉस जून महीना में हुआ है, तो इसका मतलब इस लॉस को प्री प्रॉफिट से बाद दिया जाएगा। तो यहाँ फिर से आप देख लो, 12,000 का स्टॉक डैमेज हुआ है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी 4,000 दिया है, तो 12,000 का स्टॉक लॉस्ट हुआ, 4,000 क्लेम मिला, तो
तो नेट बच गया आपका 8,000। तो हमारा 8,000 ड्यूरिंग द ईयर एबनॉर्मल लॉस हुआ था। मेरा करेंट ईयर का प्रॉफिट 1,00,000 रुपया था। अगर बिफोर एबनॉर्मल लॉस बात करें तो 1,08,000 हो जाएगा, और 1,08,000 को 4:8 का रेशियो में बांटेंगे। ये एबनॉर्मल लॉस हो चुका है इन द मंथ ऑफ जून। अगस्त के पहले आया तो ये 8,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ट्रेड पेएबल में 40,000 रुपया ऐसा इंक्लूड है जो गुड सप्लाइड हुआ था ए से, जिसके ऊपर 4,000 रुपया प्रॉफिट किया था। यहाँ बोला है ट्रेड पेएबल में इंक्लूड है, तो इसका मतलब इधर ट्रेड पेएबल में है तो उधर ट्रेड रिसीवेबल में होगा। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो 40,000 रुपया ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल दोनों से माइनस करेंगे। इसके ऊपर 4,000 प्रॉफिट किया गया था, लिख रहा है हाफ स्टॉक अभी भी बचा है, तो इसका मतलब हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट 4,000 का हाफ हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, क्योंकि हाफ स्टॉक बोला है तो हाफ प्रॉफिट भी बचाना होगा। ये हम लोग का वर्किंग नंबर सीरियली 5 होता था। अब देखिए यहाँ रिक्वायरमेंट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही इसका आंसर होता है। तो ये आपको टॉपिक दिए हैं एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। देखिए हेडिंग है एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक में एक बार फिर से आप देखो नेट लॉस 8,000 हुआ था। इसको करेंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड बैक करके प्री पोस्ट में बांट लेंगे। अब फिर ये स्टॉक का लॉस अगर प्री में हुआ है तो प्री से बांट देंगे, पोस्ट में हुआ है तो पोस्ट में बांट देंगे। चलिए इसको सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को वर्किंग करना पड़ता है होल्डिंग कंपनी में। 1 नंबर वर्किंग है आपका शेयर ऑफ होल्डिंग। अगर आपको याद हो तो हम लोग 3,000 शेयर परचेज किए थे आउट ऑफ 4,000 शेयर, तो 3,000 बाई 4,000 इंटू 100 75% होल्डिंग होगा। शेयर ऑफ माइनॉरिटी, अगर हम लोग 3,000 शेयर खरीदे थे तो कोई और था जो 1,000 शेयर खरीदा था आउट ऑफ 4,000 शेयर इंटू 100, तो माइनॉरिटी का हिस्सा आपका हो जाएगा 25%। तो हम लोग पहला वर्किंग शेयर ऑफ होल्डिंग शेयर ऑफ माइनॉरिटी का करते हैं। 2 नंबर वर्किंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में एक कॉलम प्री का रख दिए, एक कॉलम पोस्ट का रख दिए। बी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी के घर में जनरल रिजर्व बोल के कुछ था नहीं, सरप्लस था। सरप्लस वो भी साल के शुरू में कहने का मतलब 1 अप्रैल 19 को वो लॉस के रूप में था, डेफिसिट था, 3 लाख रुपया लॉस था, इसलिए उसको ब्रैकेट में रख दिया। बैलेंस शीट के अंदर वो 2 लाख हो गया, लॉस ही 2 लाख है, तो मतलब लाख रुपया प्रॉफिट हुआ था और 8,000 एबनॉर्मल था। करेंट ईयर प्रॉफिट बिफोर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट बाद दे देंगे और उसको 4:8, 4 महीना प्री 4 महीना पोस्ट। तो वैसे प्रॉफिट 1 लाख हो रहा था, 8,000 एबनॉर्मल लॉस, 1,08,000। तो करेंट ईयर यहाँ आएगा आपका 36,000, यहाँ आएगा 72,000। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस को लिखेंगे, एक बार ऐड हुआ अब लेस कर लेंगे। वो जून महीना में हुआ था, जून महीना आपका प्री में आएगा, पोस्ट में डैश। तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इसको प्लस करते हैं, ये हो गया आपका 72,000 और इसको अगर आप देखिए तो ये हो गया आपका 28,000। 28 वहाँ से जाएगा 272,000, ये हो जाएगा आपका निगेटिव। इसमें से माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बाद देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसका परसेंटेज था 25%, ये हो गया आपका 68,000। चूंकि ये लॉस के रूप में है तो ये भी लॉस आएगा, ये हो गया आपका 18,000।
ये माइनस हो जाएगा, आपस में माइनस होने के बाद ये 54 बच गया पोस्ट एक्विजिशन। इसमें से ये भी माइनस होगा तो ये आपका 2,04,000 बचेगा, लॉस के रूप में बचेगा, निगेटिव बचेगा। ठीक है, लॉस से लॉस घटाएंगे तो लॉस ही बचेगा, प्रॉफिट से प्रॉफिट घटाएंगे तो प्रॉफिट बचेगा। अब इसके बाद वर्किंग नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वर्किंग नंबर 3 आपका था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब हम लोग जब उसका शेयर परचेज किए थे तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में शेयर खरीदे थे और डिवेंचर खरीदे थे। हम लोग उसका शेयर परचेज किए थे आपका 2,40,000 में और डिवेंचर खरीदे थे 1,20,000 में। ये हो गया आपका 3,60,000। इसमें से माइनस करेंगे लेस पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर और पेड अप वैल्यू ऑफ डिवेंचर। शेयर तो हम लोग खरीदे थे 3,000 शेयर, तो 3,000 शेयर का पेड अप वैल्यू हो गया 3 लाख और डिवेंचर एट पार खरीदे थे तो वो 1,20 ही रहा। और माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, वर्ड प्रॉफिट ही लिखेंगे और रुपया लॉस के रूप में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2,04,000। ये आपका हो गया 4,20, 4,20 में से 2 4 गया 2,16,000। अब यहाँ माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका गुडविल, ये होगा 44, 1,44,000 पॉजिटिव आया और इसका नाम होगा गुडविल। इसको आप एक बार फिर से देख लो। हम लोग उसका शेयर खरीदे थे 2,40 में और डिवेंचर खरीदे थे 1,20 में। यहाँ देख लो, हम लोग उसका 3,000 शेयर खरीदे थे 2,40 में और डिवेंचर देखो एट पार खरीदे थे 1,20 में, दैट इज 3,60,000। इसमें से पेड अप वैल्यू 3,000 शेयर का 3 लाख और डिवेंचर एट पार था, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निगेटिव है। ये जोड़े 4,20 हुआ, उसमें से 2,16 माइनस 2,4 माइनस हो गया 2,16, गुडविल आ गया। इसके बाद हम लोग का वर्किंग नंबर 4 होता था, अगर आपको याद हो तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वो हम लोग का 1,000 शेयर परचेज किया है तो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, उसके पास 1,000 शेयर है तो उसका पेड अप वैल्यू हुआ आपका 1 लाख। उसको प्री पोस्ट प्रॉफिट मिलेगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो निगेटिव है, 68,000 निगेटिव। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो पॉजिटिव है 18,000। ये आपका आ गया 50,000 हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जहां जहां प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आएगा वो निगेटिव आएगा, ऐड के जगह लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग नंबर 5 करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में उसको 4,000 का प्रॉफिट हुआ था स्टॉक सेल करने में, हाफ स्टॉक बचा है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका 2,000 होगा। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से और पीएल से माइनस होता है। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, हमारा अपना जनरल रिजर्व था। होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड का अपना जनरल रिजर्व 2 लाख था। इसमें ऐड किया जाता है पोस्ट एक्विजिशन, तो सब्सिडियरी कंपनी का जनरल रिजर्व था ही नहीं तो 2 लाख का 2 लाख ही रह जाएगा। इसके बाद लास्ट वर्किंग 7 करेंगे कंसोलिडेटेड सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी का अपना सरप्लस था 1,60,000 और उसको ऐड
पोस्ट एक्विजिशन में मिला था, पोस्ट एक्विजिशन में आपका उसको मिला था 54,000, वो आप देख सकते हो। पोस्ट कॉलम का आंसर आप देख लो 54,000 था। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे, 214 आएगा। इससे लेस होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो अभी अभी ऊपर वर्किंग किए थे ये 2000, और फिर ये बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से लेस होगा 212। बैलेंस शीट बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट में हम लोग रिजर्व सरप्लस को दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। इस सवाल के वर्किंग में हम लोग का जनरल रिजर्व आया था, जनरल रिजर्व वर्किंग नंबर 6 में आया था 2 लाख रुपया। सरप्लस अकाउंट वर्किंग नंबर आपका 7 में आया था 212। कैपिटल रिजर्व आया भी नहीं था, पहले से भी नहीं था, दैट इज 412। ठीक है, ये हो गया आपका वर्किंग। आप देखोगे किसी भी सम में इसी सीरियल से वर्किंग करते हैं। 1 नंबर शेयर ऑफ होल्डिंग माइनॉरिटी, 2 नंबर एनालिसिस। एनालिसिस को देखिए 3 लाख रुपया निगेटिव था, ईयर एंडिंग में 2 लाख निगेटिव था, तो 1 लाख प्रॉफिट हुआ। बट एबनॉर्मल लॉस को ऐड करके प्री पोस्ट में बांट दिए, फिर एबनॉर्मल लॉस प्री में था, जून में था, इसलिए प्री से माइनस किए। माइनॉरिटी हिस्सा माइनस कर दिए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में शेयर के साथ डिवेंचर भी परचेज किया था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज यूजुअल निकाल लिए। अनरियलाइज प्रॉफिट वर्किंग नंबर 5, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। नोट्स टू अकाउंट बना दिए, रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट बनाने में काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट ए लिमिटेड। सबसे पहले लायबिलिटी में आपका आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में ए नंबर होगा शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड में रोमन 1 आता है शेयर कैपिटल। इसमें आता है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल सिर्फ ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी का लिखा जाएगा 10 लाख। 2 नंबर आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का हम लोग नोट्स टू अकाउंट बनाए थे, वहाँ आया था आपका 4,12,000। बी नंबर होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है जिसके अंडर में डिवेंचर रहता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर आपका था, डिवेंचर आपका 2 लाख का था, जिसमें 1,20 का तो होल्डिंग कंपनी ही परचेज किया था, वो तो कैंसिल कर दिए, तो 80,000 का बच गया। इसके बाद सी नंबर आपका आएगा करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में रोमन 1 आएगा आपका ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में थोड़ा 40,000 का म्यूचुअल था, तो ट्रेड पेएबल पहले होल्डिंग कंपनी का 150 था, सब्सिडियरी का 90 था और 40,000 म्यूचुअल था, तो आपका ट्रेड पेएबल 2 लाख रुपया हो जाएगा। इसी घर में आता है रोमन 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग किए थे, वर्किंग नंबर 4 से मिल जाएगा, वो था आपका 50,000। यहाँ पे लायबिलिटी साइड का टोटल कंप्लीट कर देंगे। $17,42,000। ठीक है, अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। हेडिंग देते हैं एसेट्स। एसेट्स में एक नंबर होता है ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में लाते हैं रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में आता है टेंजिबल और आता है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट हमको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। 7 लाख और 3 लाख 10 लाख रुपया टेंजिबल था
इंटेंजिबल में गुडविल आता है जो 3 नंबर वर्किंग से मिल जाएगा 144। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल आया था। इन्वेस्टमेंट तो होल्डिंग कंपनी का कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद बी नंबर आएगा आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में रोमन 1 आएगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में दोनों का इन्वेंट्री प्लस किया जाएगा, प्लस करके 2,60,000 और 2,000 रुपया अनरियलाइज प्रॉफिट का माइनस कर देंगे 258,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दोनों का ट्रेड रिसीवेबल प्लस किया जाएगा 1,80,000 और 40,000 म्यूचुअल माइनस कर देंगे 1,40,000। 3 नंबर में आपका आएगा कैश। कैश एट बैंक दिया हुआ है, दोनों का कैश एट बैंक प्लस कर लेंगे 2 लाख रुपया होगा। अब इसको प्लस करते हैं तो ऊपर वाले टोटल के बराबर आना चाहिए। टोटल के बराबर आने का मतलब ही सही बना है, ठीक है। 1742 ऊपर भी देखिए 1742 ही है। तो ये बना दिया आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। वर्किंग इसको बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। याद रखना है शेयर कैपिटल अपना लिखना है, सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं लिखना है। रिजर्व एंड सरप्लस को नोट्स टू अकाउंट से लाएंगे। बाद बाकी सभी आइटम को ऐड करते हुए लिखेंगे। अगर म्यूचुअल है तो माइनस करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट है तो माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल आया था जो इंटेंजिबल एसेट्स में लिख दिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी को इग्नोर कर देते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट रहता तो लिख देते हैं, ठीक है। टोटल मैच कर गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ एक एक चीज़ बोलते हुए सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।